दोस्तों, इस वक्त हम आप सभी के लिए लेके चलते हैं हैदराबाद लोकसभा इलेक्शन 2024। कराते हैं लोकसभा इलेक्शन 2024 की खबरों से अवगत आप सभी श्रोताओं के लिए। तो खबरें किस प्रकार की हैं? आदाब, मैं हसरुद्दीन। आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो 901 टीवी चैनल खबरें, सटीक खबरें दिखाता है। तो कराते हैं खबरों से अवगत आप सभी श्रोताओं के लिए। तो खबरें किस प्रकार की हैं? जैसा कि दर्शकों हमने आपके लिए बताया, खबरें लोकसभा 2024 इलेक्शन को लेकर हैदराबाद की खबरें हैं। खबरें किस प्रकार की हैं? मोहम्मद नूरुद्दीन को लेकर खबरें हैं। तो हम आपके लिए इन खबरों से अवगत कराते हैं। हर कोई मान रहा था कि विधायक पुत्र की उपस्थिति अक्षमक थी, लेकिन बाद में नूरुद्दीन ने बैकअप उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया। न्यूज नेटवर्क हमने हाल ही में निम्नलिखित लेख भी प्रकाशित किए हैं। AIM सभी 9 सीटें जीतेगी। BRS अच्छे बहुमत के साथ सत्ता बरकरार रखेगी। अकबरुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी उन सभी 9 सीटों पर जीत हासिल करेगी जिन पर वो चुनाव लड़ रही है। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव उनका ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति BRS अच्छे बहुमत से जीतेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में AIM ने 7 सीटें जीती। AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से शेष सीटों पर AIM उम्मीदवारों और BRS को वोट देने का आग्रह भी किया है। तो दर्शकों, क्या आग्रह किया है तो ये अभी तक जानना बाकी है, तो कराएंगे इससे भी हम अवगत। राजस्थान चुनाव के लिए पूर्व CM वसुंधरा राजे सहित 544 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित कुल 544 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे राज्य में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या 1.462 हो गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने घोषणा की है कि रविवार को नामांकन दाखिल नहीं किया जाएगा और सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन होगा। 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को चुनाव होंगे। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पहले दिन 100 नामांकन दाखिल किए गए। तेलंगाना में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया 3 नवंबर को शुरू हुई, जिसमें 100 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इनमें तेलंगाना PC अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और तुम्मला नागेश्वर राव भी शामिल थे। भारत निर्वाचन आयोग ने 30 नवंबर को होने वाले चुनावों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। तो अधिसूचना क्या जारी की है, तो आइए हम आपके लिए जान लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024। भारत में 18वीं लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई 2024 तक होना है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कुल 7 फेजों में होगा। लोकसभा इलेक्शन 2024 चुनाव आयोग 16 मार्च 2024 को 3 बजे तक लोकसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की। नवनियुक्त चुनाव आयोग भारत में, जैसा कि दर्शकों हमने आपके लिए अवगत कराया कि 18वीं लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई 2000 तक होना है। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान कुल 7 फेजों में होगा, ये भी आपके लिए अवगत कराया। तो 16 मार्च 2024 3 बजे तक लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की। नवनियुक्त चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह सिंधु के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। फेज 1 19 अप्रैल 2024 को होना है, जिसमें 21 राज्यों के 102 सीटों पर मतदान होगा। फेज 2 26 अप्रैल 2024 को होना है, जिसमें 12 राज्य के 88 सीटों पर मतदान होगा। वहीं फेज 3 7 मई 2024 को होना है, जिसमें 13 राज्य के 94 सीटों पर मतदान होगा। फेज 4 13 मई 2024 को होना है, जिसमें 10 राज्य के 96 सीटों पर मतदान होगा। फेज 5 20 मई 2024 को होना है, जिसमें 8 राज्य के 49 सीटों पर मतदान होगा। जबकि फेज 6 25 मई 2024 को होना है, जिसमें 7 राज्य के 57 सीटों पर मतदान होगा।
और फेज 7 जून 2024 को होना है, जिसमें 8 राज्य के 57 सीटों पर मतदान होगा। तो दर्शकों, हमने आपके लिए इन सभी जो चीज़ों से अवगत कराया, तो और इससे कड़ियाँ जो छूटी हुई हैं उनसे भी अवगत कराना चाहूँगा। मतगणना की तारीख 4 जून 2024 रखी गई है। बता दें कि लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला है। पिछला लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2019 में हुए थे। चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने केंद्र सरकार बनाई, जिसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहे। चुनाव लड़ने वाले 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम, बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, एनपीपी और आम आदमी पार्टी, एएपी। इन पार्टियों में बीजेपी और चुनाव लड़ने वाली 6 राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स, आम आदमी, इनमें जो है कांग्रेस चुनाव के मुख्य दावेदार। लोकसभा इलेक्शन 2024 नेशनल पार्टीज हैं, तो किस तरीके से जो है अपने अपने जो है दावे कर रही हैं। तेलंगाना चुनाव 2023 चंद्रयान गुट्टा विधानसभा सीट, तेलंगाना विधानसभा 2023 में क्या नतीजे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएम के जो है वो रहे, तो सीताराम रेड्डी भारत में वो भी वो रहे। तेलंगाना चुनाव चंद्रयान गुट्टा विधानसभा क्षेत्र से अकबरुद्दीन ओवैसी विधायक भी रहे हैं भी। तो तेलंगाना चुनाव चंद्रयान गुट्टा विधानसभा क्षेत्र 2023 में चंद्रयान गुट्टा विधानसभा सीट हैदराबाद जिले में है। चंद्रयान गुट्टा सीट उन 119 सीटों में से एक है जिन पर तेलंगाना विधानसभा चुनाव के तहत मतदान शुरू हुआ। 2023 तेलंगाना चुनाव में चंद्रयान गुट्टा सीट के मतदाताओं ने 30 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। पिछली बार क्या हुआ था, 2018 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव चंद्रयान गुट्टा विधानसभा सीट पर 47.40 वोटिंग हुई। 39,281 वोट वैध रहे, जबकि 29,3680 वोट पंजीकृत थे। चंद्रयान गुट्टा विधानसभा सीट पर अकबरुद्दीन ओवैसी एआईएम विजेता रहे। उन्होंने जो है जिद्दी सैयद बीजेपी उम्मीदवार को 80,264 वोट से अंतर से हराया। विजेता उम्मीदवार को दूसरे स्थान पर रहे। प्रत्याशी से 57.60% ज्यादा वोट मिले थे। तो देखना है इस बार क्या होता है इस सीट पर। लोकसभा इलेक्शन 2024 हैदराबाद सीट पर जारी रहेगा ओवैसी की जीत का सिलसिला। यह लगेगी ब्रेक, जाने सियासी समीकरण किस प्रकार का है। लोकसभा इलेक्शन 2024 हैदराबाद लोकसभा सीट पर 1984 से एआईएमआईएम के ओवैसी परिवार का कब्जा रहा है। मौजूदा सांसद असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार इस सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। लोकसभा इलेक्शन 2024 चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। सभी दल जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। इस कड़ी में एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी अब अपनी परंपरागत सीट हैदराबाद पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हैदराबाद तेलंगाना के 17 सीटों में से एक इसी सीट से असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मालकेट, चंद्रयान गुट्टा, कारवा, बहादुरपुर, चार मीनार, याकूतपुरा, गोसा महल विधानसभा क्षेत्र आते हैं। हैदराबाद लोकसभा क्षेत्र की साक्षरता दर 73.34% है। यह सीट जनरल कैटेगरी में आती है। अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा सीट है। यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लगभग 155.016 है, जो कुल मतदाताओं का करीब 59% है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इस सीट पर 82.233 ऐसी मतदाता हैं, जो कुल मतदाताओं का करीब 4.2% है। एसटी मतदाता लगभग 25,453 है, जो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 1.3% है। 2019 के संसदीय चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक हैदराबाद लोकसभा सीट पर मतदाताओं की कुल संख्या 19,57,931 है। 2019 में यहाँ कुल 44.8% वोटिंग हुई थी। तो इससे सटीक और भी जानकारी है तो हम उन जानकारियों से अवगत करा दें। 1984 से 1999 तक इस सीट से असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं।
2004 में पहली बार ओवैसी ने इस सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और तब से 2019 तक वे भी लोकसभा चुनाव में लगातार जीत दर्ज करते रहे हैं। अब देखना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हैदराबाद सीट पर ओवैसी की जीत का सिलसिला यूं ही बरकरार रहता है या फिर ओवैसी के तिलिस्म का किला ढहता है। 2019 लोकसभा चुनाव हैदराबाद लोकसभा सीट पर AIM के असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के डॉक्टर भगवंत राव को हराकर 2.82 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। असदुद्दीन ओवैसी को कुल 5.17 वोट मिले थे। डॉक्टर भगवंत राव को 2.35 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर TRS अब BRS के P श्रीकांत रहे थे, उन्हें कुल 63.239 वोट मिले थे। इस निर्वाचन क्षेत्र में कुल 16 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। तेलंगाना में 11 अप्रैल 2019 को वोटिंग हुई थी और 23 मई को चुनाव के परिणाम आए थे। तो इस बार क्या होता है 2019, जैसे कि हमने आपके लिए बताया था, जो है 19 में लगातार चुनाव में रहे और बरकरार रहता है। तिलिस्मी उनका जो किला है वो बरकरार रहता है कि रहता है किसी के प्रभाव से। 2019 में लोकसभा हैदराबाद सीट में AIM के असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी डॉक्टर भगवंत राव को जो पराजित किया था और तेलंगाना अप्रैल 2000 वोटिंग हुई थी और 23 मई को परिणाम भी आए थे। दर्शकों, हमने इस खबर से आपके लिए भली बात अवगत कराया। 2014 के लोकसभा चुनाव में ओवैसी ने 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर भगवंत राव को हराया था। असदुद्दीन ओवैसी को कुल 5.13,868 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर भगवंत राव को कुल 3.11,414 वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के एस कृष्ण रेड्डी तीसरे नंबर पर आए थे। कृष्ण रेड्डी को कुल 49.310 वोट मिले थे। तो वहीं हम बात कर लेते हैं 2009 लोकसभा चुनाव की। 2009 में लोकसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में ओवैसी को कुल 3.061 वोट मिले थे। उन्हें तेलुगु देशम पार्टी के उम्मीदवार जाहिद अली खान को शिकस्त दी थी। साल 2019 में कब हुए थे चुनाव? निर्वाचन आयोग ने 10 मार्च 2019 को लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। कुल 7 चरणों में देश भर में लोकसभा के चुनाव कराए गए थे। तो इस बार क्या होता है, चुनाव 11 अप्रैल से 19 मई तक चले थे। वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी। तेलंगाना में पहले फेज में लोकसभा 11 अप्रैल 2024 को वोटिंग हुई थी। साल 2014 में कब हुए थे चुनाव? वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव 10 चरणों में संपन्न हुए थे। 7 अप्रैल 2014 को शुरू हुआ चुनाव 30 अप्रैल 2014 तक चला था। 7 अप्रैल को पहले फेज में वोटिंग हुई थी, 9 अप्रैल को दूसरे फेज में, 10 अप्रैल को तीसरे फेज में, 11 अप्रैल को चौथे फेज में, 12 अप्रैल को पांचवें फेज में, 17 अप्रैल को छठे फेज में, 24 अप्रैल को सातवें फेज में, 30 अप्रैल को आठवें फेज में, 7 मई को 9वें और 12 मई को 10वें फेज की वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव 2024 अमित शाह हैदराबाद से बीजेपी कैंडिडेट माधवी लता के खिलाफ FIR चुनाव आयोग की गाइडलाइन तोड़ने का आरोप लगाया गया था। तो अब देखना, तेलंगाना के हैदराबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता, राज पार्टी प्रमुख जी किशन रेड्डी, पार्टी नेता राजा सिंह और टी इमन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सभी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के उल्लंघन का आरोप है। ये सभी नेता चुनाव प्रचार के दौरान कुछ बच्चियों के साथ दिखे थे, जिनके हाथों में अब की बार 400 पार नारा लिखा पोस्टर था। इनके खिलाफ मुगलपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। संजय निरुपम शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए, बोले 20 साल बाद घर वापसी कर रहा हूं। दूसरी तरफ पूर्व कांग्रेस के नेता संजय निरुपम शुक्रवार को 3 मई को शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की थी। निरुपम ने कहा कि मेरे खून में बाला साहब ठाकरे के विचार दौड़ रहे हैं। 20 साल बाद मैं घर वापसी कर रहा हूं। एकनाथ शिंदे हाथ मजबूत करने के लिए पार्टी में शामिल हो रहा हूं। असम सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। पाकिस्तान में अगर चुनाव होता और राहुल गांधी खड़े होते तो वे बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। हेमंत ने कहा कि पाकिस्तान में राहुल से हम
नहीं जीत सकेंगे पाकिस्तान, जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा होगा। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन के राहुल गांधी की तारीफ की थी। इसके बाद शर्मा का ये बयान आया है। प्रियंका गांधी आगरा में प्रचार करने पहुंची और फतेहपुर सीकरी में रोड शो किया। इसी दौरान उन्होंने गाड़ी पर बैठे ही भाषण भी दिया। गरीबों को 5 किलो राशन मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन वे मोदी सरकार आपको 5 किलो राशन पर निर्भर बनाना चाहते हैं। ये आपकी आत्मनिर्भरता नहीं चाहते। अगर चाहते तो क्या अग्निवीर जैसी स्कीम लाते। प्रियंका ने यह भी कहा कि केंद्र में 30 लाख पद खाली खड़े हैं, उन्हें 10 लाख में भर देते। वे पीएम मोदी तक बस दुनिया में भ्रमण करने में व्यस्त हैं, कभी अमेरिका, कभी रूस, तो कभी चीन के प्रेसिडेंट के साथ झूला झूलते हैं। वे आपके पास नहीं आते। जिसके पास बहुत समय तक सत्ता हो जाती है वो अहंकारी हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राहुल गांधी पर बयान को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चिल्लर बातें जो करते हैं अपनी गर्मा को छोड़कर बाहर करते हैं। कौन डर रहा है? क्या पहले आडवाणी 2-2 जगह से चुनाव नामांकन नहीं भरते थे? वाजपेयी नहीं भरते थे। वे छोटी बातें करते और छोटा बनाना चाहते। मोदी ने रायबरेली से राहुल नॉमिनेशन भरने का पर कहा था उन्हें वायनाड से हार का डर, इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली आ गए। मैं उनसे कहूंगा कि डरो मत, भागो मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले वे काशी विधानसभा धाम और काल भैरव के दर्शन करेंगे। मोदी 13 मई वाराणसी पहुंचे और रोड शो करेंगे। वाराणसी में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। पीएम सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम में 1650 विधि के पूजन करेंगे। फिर काल भैरव में मंदिर जाकर विशेष पूजा कर जीत का आशीर्वाद लेंगे। पीएम मोदी के नामांकन को लेकर पुरोहितों ने 14 मई की तारीख को बेहतर बताया है। क्या बेहतर बताया है? शिवसेना यूबीटी की स्टार प्रचारक को लेने आया हेलीकॉप्टर क्रैश। महाराष्ट्र के महाड में शिवसेना यूबीटी गुट की नेता और पार्टी के स्टार प्रचारक सुषमा दगडू अंधारे को रिसीव करने आया हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। सुषमा को क्रोंकर से बारामती जाना था। घटना शुक्रवार सुबह 9-9:30 बजे के करीब है। सुषमा ने बताया कि उन्हें चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए बारामती जाना था। मैं हेलीपैड तक कार से पहुंची। मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर ने आसमान में 2-3 चक्कर लगाए, इसके बाद लैंड होते वक्त क्रैश हो गया। उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर का पायलट घायल हुआ। तो सुषमा दगडू अंधेरे शिवसेना ठाकुर गुट के स्टार प्रचारक हैं। वो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र की लेक्चर भी हैं। हादसे का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। आगरा में शुक्रवार को स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। शुक्रवार को वो फतेहाबाद में भाषण दे रहे थे, तभी एक युवक ने जूता फेंका जो उनके माइक पर लगा। स्वामी प्रसाद राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के डौकी में सती मंदिर के पास सभा करने पहुंचे थे। इससे पहले स्वामी के काफिले को रोकने की कोशिश की गई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए, कार पर स्याही भी फेंकी। पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ता भड़क गए। किस प्रकार भड़क गए? रायबरेली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार दिनेश प्रताप ने अपना नामांकन दाखिल किया। सिंह ने कहा, रायबरेली के साथ सोनिया गांधी ने धोखा किया, प्रियंका गांधी ने धोखा किया और जिनको अमेठी से प्रत्याशी बनाया उन्होंने धोखा किया। रायबरेली की जनता ने सोनिया गांधी को सांसद चुना। सोनिया गांधी ने अपना प्रभारी बनाकर प्रियंका गांधी को पावर दे दिया। प्रियंका गांधी ने अपना पावर किशोरी लाल शर्मा को दे दिया। 10 साल रायबरेली वासियों से न सोनिया गांधी, न प्रियंका गांधी और न ही किशोरी लाल शर्मा मिले हैं। कह सकता हूँ रायबरेली के लोग बड़ी बेसब्री से इन सब नकली गांधी का इंतजार कर रहे हैं। ये आ गए हैं, अब रायबरेली इनको अच्छे से सबक सिखाएगी। तो सबक किस प्रकार से सबक सिखाएगी, तो आइए ये भी अभी जानना बाकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासभा प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस संसदीय दल की उपाध्यक्ष सोनिया गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। तो आगे देखना है कि गुरुग्राम हरियाणा, सही सुना दोस्तों आपने, गुरुग्राम
गुरुग्राम हरियाणा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राज बब्बर ने कांग्रेस नेता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम उन सभी केसेस से हट गए जिनमें से विशेष लोक अभियोजक के तौर पर अदालतों में पैरवी कर रहे थे। उज्ज्वल के पास 1993 के बम धमाकों में 26/11 के आतंकी हमलों और औरंगाबाद हथियार बरामदगी मामले से जुड़े मामले थे। भाजपा ने मशहूर वकील उज्ज्वल निकम को मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उम्मीदवार बनाया है। निकम 26/11 मुंबई हमले के पाकिस्तान के आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिला चुके हैं। निकम 1992 के मुंबई ब्लास्ट, हालांकि उनका कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो विशेष लोक अभियोजक के तौर पर इन मामलों में वापस ले लेंगे। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और भाजपा उम्मीदवार का करण भूषण सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा, ये मेरी जिंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक है। मैं कैसरगंज की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखें। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कैसरगंज लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार करण भूषण लोकसभा चुनाव 2024 नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए गोंडा में अपने घर से रवाना हुए। बीजेपी ने 2 मई को कैसरगंज सीट पर बृजभूषण के बेटे करण को टिकट देने का ऐलान किया है। लोकसभा के साथ 4 राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के विधानसभा चुनाव की तारीखों भी जारी कर दी गई हैं। उड़ीसा में 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को वोटिंग होगी। बाकी 3 राज्यों में एक फेज में चुनाव होंगे। अरुणाचल और सिक्किम में 19 अप्रैल, आंध्र प्रदेश में 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन शेड्यूल में सीटों की संख्या 543 से बढ़कर 544 हो गई है। इसकी वजह मणिपुर की आउटर मणिपुर सीट लोकसभा सीट, इस लोकसभा सीट में 28 विधानसभा सीटें हैं। 15 विधानसभा सीटों में 19 अप्रैल को और 13 विधानसभा सीटों में 26 अप्रैल को मतदान होगा। तो दर्शकों, हमने जो इन सारी खबरों से आप सभी दोस्तों के लिए अवगत कराया। खबर कैसी लगी? मुझे उम्मीद है खबर अच्छी लगी हो तो एक आगाज करके जाइएगा। चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दर्शकों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।